यूनानी दर्शन के संस्थापक थेलीज ने स्वतंत्र चिंतन की एक नई धारा का उद्घाटन किया, जो आश्चर्य, जिज्ञासा, स्वतंत्र चिंतन और समीक्षा पर आधारित थी। यह चिंतन न केवल दर्शन तक सीमित रहा, बल्कि आने वाली शताब्दियों में मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में विचारों की गहराई तक गया। थेलीज ने समस्त मान्यताओं को पारंपरिक मान्यताओं के स्थान पर मानव विवेक की कसौटी पर जांचने परखने का कार्य किया, जिससे धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और काव्यशास्त्र सभी प्रभावित हुए। उसने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया और सभी मान्यताओं को विवेक की कसौटी पर कसना आरंभ किया। थेलीज के बाद की शताब्दियों में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुई प्रगति ने मनुष्य को जीवन की समस्याओं पर नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज जैसे नाटककारों ने अपने काव्य में जीवन, दर्शन और धर्म के संबंध में गहन समीक्षा की, जिससे उनके विचार उदारता की ओर अग्रसर हुए। उनके नाटकों में मानवीय भावनाओं की जटिलता का चित्रण हुआ, जो दर्शकों के लिए नई विचारधाराओं का स्रोत बना। इतिहास और भूगोल के क्षेत्र में भी बदलाव आया। हेरोडोटस ने इतिहास के अध्ययन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, जबकि थुसिडिडीज ने इसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। चिकित्सा के क्षेत्र में हिप्पोक्रेटीज ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए अनुभव और निरीक्षण पर आधारित औषधि शास्त्र का विकास किया। उनके दृष्टिकोण ने दार्शनिक छात्रों को ज्ञान और अनुभव के महत्व का एहसास कराया। इस प्रकार इतिहासकार और भूगोलवेत्ताओं की रचनाएं जहां पहले पौराणिक गाथाओं और अंधविश्वासों से पूर्ण थीं, वहां हेरोडोटस ने इतिहास का आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन आरंभ किया और थुसिडिडीज ने इसका सर्वोत्तम आदर्श रूप उपस्थित किया। इसी प्रकार औषधि शास्त्र में चिकित्सा शास्त्रियों ने मनगंढंत विचारों और अभ्यासों के स्थान पर मानव और प्रकृति के स्वभाव के वास्तविक ज्ञान पर बल देकर उसे दार्शनिकों, जो चिकित्सा शास्त्री भी थे, के भौतिक सिद्धांतों को प्रयोग भूमि बनाई। उदाहरण के लिए हिप्पोक्रेटीज ने औषधि शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया और उससे दर्शन के छात्रों को भी निरीक्षण और अनुभव के महत्व का पर्याप्त ज्ञान कराया। हालांकि थेलीज से लेकर डेमोक्रिटस तक ज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई कि लोगों में नए विचारों की स्थापना का साहस ही समाप्त हो गया। लोग पुरानी अवधारणाओं का खंडन करने और उनमें नई व्याख्या करने में व्यस्त हो गए। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह नकारात्मक प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि को ठप्प कर रही थी। विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों में विरोध को देखते हुए लोग दार्शनिक विवादों से सावधान हो गए और व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक रुचि लेने लगे। नए दार्शनिक निकायों की स्थापना का किसी को साहस ही नहीं होता था। लोग प्राचीन विचारों का ही खंडन मंडन कर रहे थे और उसकी नई नई व्याख्या करने में ही अपने कर्तव्य की इति समझ रहे थे, और कभी कभी मौलिकता के नाम पर प्राचीन और नवीन श्राचायों के सिद्धांतों का संग्रह और समन्वय कर रहे थे। इस माहौल में एक राय बन गई कि कोई भी सिद्धांत पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। निरपेक्ष सत्य की अवधारणा संदिग्ध थी, क्योंकि निर्णय करने के मानक की कमी थी। सभी दार्शनिकों की बुद्धि ने सर्वसमावेशक सत्य की खोज में भिन्नता दर्शाई। पार्मेनिडीज और हेराक्लाइट्स के विचारों में विरोधाभास स्पष्ट था। इस प्रकार मानव ज्ञान 2 साधनों, इंद्रिय और बुद्धि, से सत्य की प्राप्ति का प्रयास करता रहा। ये विचार हमें उस अनिष्कर्ष पर ले जाते हैं जहां मानव अनुभव और चिंतन की जटिलता स्पष्ट होती है। इस प्रकार 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दार्शनिक चिंतन प्रायः ठप्प सा हो गया। विविध दार्शनिक निकायों के सिद्धांतों में परस्पर विरोध देखकर लोगों को दार्शनिक विवाद से घृणा हो गई और लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हुए जो व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक और दैनिक जीवन के लिए अधिक लाभप्रद हों। दार्शनिक निकायों के अध्ययन से लोगों में यह धारणा भी प्रबल हुई कि कोई भी सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है। निरपेक्ष सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे पास यह निर्णय करने का कोई मापदंड नहीं कि पार्मेनिडीज अधिक सत्य हैं या हेराक्लाइस, जेनो अधिक सत्य हैं या पाइथागोरस। मानव ज्ञान के 2 ही साधन हैं,
जिनसे सत्य की प्राप्ति की जा सकती है वे हैं इंद्रिय और बुद्धि। इंद्रियों से परम तत्व का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे एक ही वस्तु को विविध रूपों में देखती है, और वही बुद्धि की भी दशा है। यदि पार्मेनाइडीज की बुद्धि यह कहती है कि सत्य परम तत्व है, तो हेराक्लाइटस की बुद्धि संभूति की ओर संकेत करती है। यदि एनेक्सेगोरस की बुद्धि सत्य के नाम पर परम विज्ञान की ओर संकेत करती है, तो डेमोक्रिटस की बुद्धि परमाणु की ओर। कालचक्र ने भी इस सापेक्षवाद का पुष्टिकरण किया। व्यापार में प्रगति, यात्राओं में वृद्धि और ऐतिहासिक एवं भौगोलिक अभिरुचि के कारण लोगों ने दूर दूर की यात्रा की और यह देखा कि भिन्न भिन्न धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक परंपराएं एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी अपने अपने स्थान पर पूर्ण रूप से मान्य हैं। इसी प्रकार नैतिक मान्यताएं भी भिन्न भिन्न और कभी कभी परस्पर विरोधी होते हुए भी अपने अपने समुदाय में पूर्ण रूप से मान्य हैं। अतः इसे ज्ञान से भी वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और न ही कोई दृष्टिकोण एक दूसरे से श्रेष्ठ है। सोफिस्ट। सोफिस्ट शब्द का अर्थ यूनानी साहित्य में बदलता रहा है। सर्वप्रथम सोफिस्ट से चतुरशिल्पी, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन या विशेषज्ञ, एक्सपर्ट का बोध होता था। पिंडार ने इसका प्रयोग कवियों ईस्काइलस और यूरिपिडीज ने, संगीतज्ञ हेरोडस ने, यंत्र दृष्टाओं सीयर्स, प्लेटो ने विश्व के सृष्टा और इलियन ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अश्वविद्या विशारद, दोज स्किल्ड इन हासन क्राफ्ट्स के लिए किया है। इस शब्द का प्रयोग बुद्धिमान के लिए किया गया है। हेरोडोटस, अरस्तु, डेमास्थनीज और सोक्रेटिस ने सप्तर्षियों को सोफिस्ट की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार एरियन ने इसका प्रयोग ब्राह्मणों के तथा डायोनीसियस, सोक्रेटिस और प्लेटो के लिए किया है। सोफिस्टीज शब्द का प्रयोग सोफास की ही भांति चतुर या फुर्तीला के लिए किया गया है। एस्किलस ने प्रामिथियस नामक पुस्तक में इसका प्रयोग इस अर्थ में कई बार किया है। उन्होंने इस ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग सोफोक्लीज और यूरिपिडीज के लिए भी किया है। सामान्य प्रचलित अर्थ अर्थात पेशेवर शिक्षक, प्रोफेशनल टीचर के रूप में इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में प्रोटागोरस और जाजियस आदि प्रसिद्ध शिक्षकों के एथेंस में पदार्पण के साथ आरंभ हुआ। इस अर्थ में यह शब्द अपमान सूचक है। उदाहरण के लिए जेनोफन कहता है कि सोफिस्ट वे व्यक्ति हैं जो आगंतुकों के लिए रुपये के बदले प्रज्ञा, विजडम का विक्रय करते हैं। प्लेटो इनका वर्णन युवा और समृद्ध व्यक्तियों के वेतनभोगी बधिक और शिक्षा के व्यवसायी के रूप में करता है, और डेमोस्थेनोज कहता है कि एस्काइनीज ने मेरे लिए सोफिस्टवाद का प्रयोग गाली के रूप में किया है। इस प्रकार सोफिस्ट शब्द की उत्पत्ति और विकास ने प्राचीन ग्रीस में उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाया है, जब लोग अपने अपने विश्वासों के प्रति बेहद समर्पित थे। उन्होंने सोचा, यदि परमार्थ की प्राप्ति संभव नहीं दिखती तो व्यवहार को भी क्यों हाथ से जाने दें, इस जीवन का ही आनंदपूर्वक उपभोग क्यों न करें। पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त न होने की निराशा के चलते सोफिस्टों में भौतिक समृद्धि युक्त जीवन के प्रति झुकाव हो गया। ऐसे में व्यक्तियों ने सोचा, अगर दिव्य शाश्वत उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है तो क्यों न इस जीवन का आनंद उठाया जाए। यह व्यवहारिकता का नारा उन दिनों के लोगों में सजीवता भर देता था। अतः परमार्थ के प्रति इस निराशा ने उन्हें व्यवहार की ओर प्रवृत्त होने के लिए बाध्य किया। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना ने भी उस युग के लोगों को व्यवहार की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बहुत दिनों बाद एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी और वहां के नागरिकों के हाथों में शासन की बागडोर आई थी। जनसंख्या बहुत थोड़ी होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को वहां की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार था, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद को सुशोभित कर सकता था। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना ने भी एक नई सोच को जन्म दिया। इसे देखकर व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संलग्न हो गए, और यह भावना सोफिस्टों के उद्भव को भी गति देती है। प्रजातंत्र ने नागरिकों को शासन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी और अधिकार दिए। शर्त केवल यही थी कि उसमें वाग्मिता और योग्यता द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने की शक्ति हो। अतः परमार्थ से निराश लोग व्यवहार के वैभव को प्राप्त करने के लिए लपके
और ऐसे नॉलेज की खोज होने लगी जो वहां के नागरिकों को उनके अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करे और उनको ऐसी शिक्षा दे जिससे वे जनता के मन को मुग्ध कर सके। जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति जिस वर्ग ने की वह दर्शन के इतिहास में सोफिस्ट नाम से विख्यात है। अतः इस वर्ग का सम्यक विवेचन आवश्यक है। सोफिस्ट एक पेशेवर शिक्षक की भूमिका में सामने आए जो जनता को प्रभावशाली तरीके से शिक्षित करने में सहायता करते थे। इसका मूल उद्देश्य जनता के मन को मोह लेना और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान करना था। इस क्रम में सोफिस्ट उन नागरिकों के लिए मार्गदर्शक बने जो राजनीति में प्रभावशाली बनना चाहते थे। हालांकि धीरे धीरे इस शब्द का अर्थ ज्ञानी के बजाय अपमानपूर्ण कपटी लोग हो गया। प्लेटो और अन्य दार्शनिकों ने सोफिस्टों को केवल कॉमर्शियल टीचर्स के रूप में देखा जो ज्ञान का मूल्यांकन कर उसे वस्तु की तरह बेचते थे। अरस्तु सोफिस्ट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सोफिस्ट की कला प्रज्ञा की प्रतीति है, आभास की प्रतीति है, सत्य की प्रतीति नहीं, और यह वह व्यक्ति है जो इस असत्य प्रतीति से रुपया कमाता है। अरस्तु ने सोफिस्टों की कला को ज्ञान की प्रतीति के रूप में व्याख्यायित किया जो सत्य को नहीं अपितु आभास को, भ्रम को दर्शाते थे। इस स्थिति ने सोफिस्टों को विवादास्पद बना दिया क्योंकि वे सत्य ज्ञान की बजाय मतों, ओपिनियंस, मनोदशाओं और धारणाओं पर आधारित तर्क थे। उनके विचार कुछ दार्शनिक धाराओं से अलग थे। उनके पास एक निश्चायक यथार्थ ज्ञान नहीं था, वरन उनका ज्ञान अनित्य, अस्थायी व कामचलाऊ था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे विचारों का व्यापार करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए। पाइथागोरस के अनुयायियों अथवा इलियाई दार्शनिकों की भांति सोफिस्ट विचारों का कोई दार्शनिक संप्रदाय नहीं था। उन्होंने किसी ऐसे दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जो सभी सोफिस्टों को समान रूप से मान्य हो। किसी भी सोफिस्ट दार्शनिक ने किसी दार्शनिक संप्रदाय की स्थापना नहीं की और न तो उनमें आपस में कोई व्यक्तिगत संबंध ही था जैसा कि एक विचारधारा के अनुयायियों में होता है। वे पेशेवर शिक्षक थे जो यूनान के सभी राज्यों में फैले हुए थे और लोगों में पैसा लेकर सामान्यतः वाग्मिता शास्त्र, उचित संवाद करने, अपनी बात मनवाने की शिक्षा देते थे जिससे लोग अपने मतों का, ओपिनियंस का जनता के समक्ष सफलतापूर्वक प्रतिपादन कर सकें। पैसा लेकर शिक्षा देने की पद्धति के कारण प्लेटो ने उन्हें आध्यात्मिक द्रव्यों का सौदागर कहा है। सोफिस्ट विचारक जो उस समय यूनान में ज्ञान के दृष्टा माने जाते थे ने शिक्षा को एक व्यापार बना दिया। उन्होंने वाग्मिता और राजनैतिक शक्ति के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोग अपने मतों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और उनमें अपनी बात कहने की क्षमता विकसित हो। इस प्रकार की शिक्षा ने वर्तमान और भविष्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यूनान के इतिहास में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैसा लेकर शिक्षा देना आरंभ किया। वास्तविक अर्थ में वे लोग दार्शनिक भी नहीं थे। दर्शन की समस्याओं से उनका तनिक भी संबंध नहीं था। उनकी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से व्यावहारिक थी। वे वही विषय पढ़ाते थे जिसकी जनता में अधिक मांग थी। उदाहरण के लिए प्रोटागोरस अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते थे जिससे वे एक सफल नागरिक या राजनीतिज्ञ बन सकें। प्रोटागोरस जैसे विचारकों ने अपने शिष्यों को व्यवहार सफलता की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें एक सफल नागरिक और राजनीतिज्ञ बनने की कला भी सिखाई। यही कारण था कि वे अपने पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान को प्रमुखता देते थे। शिक्षा के इस स्वरूप ने पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति को एकदम बदल दिया। उन्होंने यह समझा कि समाज में वास्तविक प्रभाव डालने के लिए केवल दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कौशल अर्जित करना भी आवश्यक है। जॉर्जियस व्यंग्य शास्त्र और राजनीति की शिक्षा देते थे। प्रोडिकस ने व्याकरण शास्त्र और व्युत्पत्ति शास्त्र की शिक्षा दी। हिप्पियस ने इतिहास, गणित और भौतिक शास्त्र की। अतः इन विचारकों के पास दार्शनिक समस्याओं कि परम तत्व क्या हैं, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, पर सोचने का समय ही नहीं था। यद्यपि वे सद्गुण के शिक्षक के रूप में विख्यात थे, किंतु उनमें हमें मात्र नैतिक गुणों का भ्रम नहीं होना चाहिए। यूनानी भाषा में यह शब्द उन सभी गुणों और क्षमता व बोधक है जिससे राज्य के कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन हो सके। सोफिस्ट विचारकों को हम कालक्रम में 3 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम,
वे जो वाग्मिता और राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति पर जोर देते थे। द्वितीय, वे जिनकी प्रवृत्ति दार्शनिक थी। उदाहरण के लिए प्रोटागोरस, जो ज्ञान की संभावना और नैतिकता के प्राकृतिक आधार या परंपरागत मान्यताओं से अधिक संबद्ध थे। और तृतीय, वैतंडिक एरिस्टिक्स, वे जिनके पास कुछ द्वंद्व न्यायात्मक पहेलियों का संग्रह था जो जैनों के द्वंद्व न्याय पर आधारित था। सोफिस्टों की शिक्षा। सोफिस्टों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यूनान के नागरिकों को राज्य के उच्च पदों के योग्य बनाना था, और इसकी प्राप्ति के लिए वाग्मिता की नितांत आवश्यकता थी। यदि किसी व्यक्ति में इसका अभाव हो तो भी उसमें कम से कम व्याख्यान तैयार करने और किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देने की क्षमता होनी अनिवार्य थी। अतः लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन विचारकों ने वाग्मिता शास्त्र की शिक्षा पर बहुत तत्परता के साथ ध्यान दिया और उस पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। प्रोटागोरस का तो यहां तक दावा था कि कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क मात्र में जाने से उसी दिन एक योग्य व्यक्ति होकर लौट सकता है और उसको उन सभी चीजों की शिक्षा मिल सकती है जिसे वह सीखना चाहता है, अर्थात उसे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्यों में विवेक की शिक्षा प्राप्त होगी। उन लोगों का लक्ष्य बहुत ही अच्छा था, किंतु इसका एक बुरा पक्ष भी था जो आगे चलकर एकमात्र पक्ष हो गया। जिन अल्पवयस्क राजनीतिज्ञों को वे शिक्षा दे रहे थे, उनका लक्ष्य सत्य को सत्य रूप में प्राप्त करना नहीं, अपितु वाग्जाल द्वारा, शब्दजाल द्वारा अपनी बात भीड़ से मनवाना था। अतः उनकी रुचि इस बात में कम रह गई कि सत्य क्या है। वे किसी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क संग्रह में लग गए। उनकी शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य यह हो गया कि उनका शिष्य किस प्रकार गलत या सही तरीके से तर्क दोषों आदि की सहायता से अपने विरोधी को पराजित कर दे और अनुचित एवं असत्य वस्तु को भी उचित और सत्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर दे। यदि इस प्रकार भी सफलता न मिले तो वह हिंसा और शोरगुल द्वारा विरोधी को पराजित कर दे। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें ऐसी ही शिक्षा दी जाने लगी। उनमें जॉर्जियस आदि सोफिस्ट तो यहां तक दावा करने लगे कि किसी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने के लिए उस विषय के ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और वे काले को सफेद और निकृष्ट को उत्कृष्ट सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार सोफिस्ट विचारकों की शिक्षा ने यूनान के नागरिकों को राजनीति में भाग लेने की शक्ति प्रदान की और राजनीति में उनके लिए एक नया मार्ग खोला। लेकिन साथ ही यह शिक्षा कभी कभी उन मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों से भी विचलित हो गई जो सत्य की खोज को प्राथमिकता देते थे। इसके परिणाम स्वरूप समाज में युक्ति और तर्क में चालाकी का एक नया रूप उभरा, जिसने विचार के क्षेत्र में एक नया विचारधारा प्रस्तुत किया। इस तरह सोफिस्ट विचारकों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किसी भी अन्य क्रांति से कम नहीं था, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी स्वीकार करना आवश्यक है।